कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से बढ़कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलटकर चल। बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे ठिकाना रख, बस उसी पे ठिकाना रख। अपने कर्मों से प्यार कर, अपनी सोच को साकार कर, अपनी सोच को साकार कर। तो मैं जोश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो स्टैटिक जीके बेस होगा, जैसा कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे आपको स्टैटिक जीके का कराता हूँ। और ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज सभी आपका कॉम्बाइंड होता है, क्योंकि एक मिसलेनियस पैटर्न होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनके को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने की भी कोशिश करूँगा। तो जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइएगा और हाँ, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 373। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 373 7 का क्यूब होता है, यानी 7 का घन कितना, 373 होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 373 में आपका क्या दे रखा है, भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे रखा है। दरअसल ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1950 को जो भारत की संविधान सभा थी उसने हिंदी को किसका दर्जा दिया था, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। हम किस तौर पर मनाते हैं, हिंदी दिवस के तौर पे हम 14 सितंबर को मनाते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं भाई, अनुसूची यानी शेड्यूल 8 है जो हमारा, ओके, शेड्यूल 8 भारतीय संविधान का, इसमें हम 22 भाषाओं को क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषा हुई थी। फिर 1967 में 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और सिंधी भाषा आपकी 15वीं भाषा के तौर पर जोड़ी गई थी। कई बार इसी प्रकार से क्वेश्चन आता कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के तौर पर किसे जोड़ा गया था, तो सिंधी भाषा को। फिर 1992 में, ठीक है, 1992 में आपका जो था 71वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा आपके संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक थी कोंकणी, जो आपका गोवा और महाराष्ट्र के कोस्ट पर बोली जाती है, कोंकणी। फिर आपकी मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था, मणिपुरी। और फिर आपकी नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। फिर एक आपका आता है 93वां संविधान संशोधन, ठीक है, 93वां संविधान संशोधन 2004, 93वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो थी आपकी बोडो, संथाली और आपकी मैथिली, और एक और थी मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, और तीसरा चौथा दिमाग में नहीं आ रहा, बोडो, संथाली, मैथिली, और आपकी इसमें एक और थी भाषा, हाँ, डोगरी भाषा। ये आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इन 4 भाषाओं को आपको किस में जोड़ा गया था, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो इससे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी, 22। तो आशा करता हूँ आप सभी इन लोगों को लिख लिया होगा। लोकसभा को की सीटों की संख्या आपकी अनुच्छेद 81 में दे रखी है, राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में दे रखी है, और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तो अब इतिहास हो गया क्योंकि उसे हटाया जा चुका है। भारतीय संविधान को किसका संघ कहा गया, तो देखो अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुच्छेद 1 ये क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अंग्रेजी में बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, जिसमें आपका यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं और आपके 28 राज्य आते हैं। तो भारत संघ, ठीक है, तो क्या है, राज्यों का संघ, ओके।
इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे गोवा की भी उतनी वैल्यू है जितनी आपकी राजस्थान। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के मामले में। तो बिल्कुल, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों में निहित है। अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ है क्या, देखो इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसे हम बुलाते हैं कनाडा। कनाडा से हमने 3 चीज़ें ली हैं, ठीक है। कनाडा से हमने 3 चीज़ें ली हैं। वो एक उनमें से है संघ में शक्तिशाली केंद्र, यानी यूनियन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और फिर हमने यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। और एक और चीज़ ली है कि भाई हमने यहाँ से लिया है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जो आर्टिकल 143 में आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से एक चीज़ हमने जो ली है वो क्या है, रेजिड्यूजरी पावर। आपको अभी मैंने शेड्यूल 8 बताया, एक हमारे में शेड्यूल 6 भी है, ओके, शेड्यूल 7 भी है, SEHE, शेड्यूल 7 भी है। शेड्यूल 7 में एक्चुअली क्या दे रखा है, शेड्यूल 7 में आपका यूनियन लिस्ट दे रखी है कि केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट दे रखी है कि राज्य सरकार की क्या क्या शक्ति होगी। और आपके फिर कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ये जो है समवर्ती सूची हम इसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट को। और ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो ये 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन लिस्ट में केवल केंद्र सरकार और स्टेट लिस्ट में केवल राज्य सरकार। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शक्तियाँ बच जाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अवशिष्ट शक्ति यानी रेजिड्यूजरी पावर आती है। और ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। ये अनुच्छेद 248 में। इसका फॉर एग्जांपल आपका जब हमारा संविधान बना था तब भाई कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन जब सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, ठीक है, तो ये आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत बना, आईटी एक्ट। ध्यान रखिएगा, इसी आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत, ओके, इसी आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जो आपकी केंद्र सरकार है उसने क्या करा था, जो चाइनीज़ ऐप को बैन करा था। फिर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राज्य, ये जो आर्टिकल 249 है, इसमें ये राज्यसभा के पास एक विशेष शक्ति होती है कि राज्यसभा संसद को अधिकार देती है कि वो राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगर यूनियन गवर्नमेंट को ध्यान रखिएगा, अगर यूनियन गवर्नमेंट को यानी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना है तो उसकी परमिशन उसे कहाँ से लेनी पड़ेगी, राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर ये कोई बिल पास हो जाता है तो ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होता है। अब इसका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से किसे करों राज्य के बीच में यानी स्टेट और सेंटर के बीच जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है किसके द्वारा करा जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनको कौन अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट किया जाता है भाई किसके द्वारा, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वित्त आयोग ये आपका आर्टिकल 280 में दे रखा माय डियर स्टूडेंट। और ध्यान रखिएगा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त NK सिंह है। ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है हमारा इस वक्त। कौन सा चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, NK सिंह उसके अध्यक्ष है इस समय। और ध्यान रखिएगा इनको कौन इनको कौन नियुक्त करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राज्य की विधायिका हो चाहे लोकसभा हो या संसद हो, अगर सार्वजनिक महत्व पर कोई एक प्रस्ताव लाना हो, जैसे अगर अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव, ठीक है, क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन बोलते हैं उसे। अविश्वास प्रस्ताव जो है, जो ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो, ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है सरकार के विरुद्ध। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और अगर राज्य की विधानसभा में पारित हो जाता है तो राज्य सरकार गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कितने समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो देखो CAG हो जो आपका आर्टिकल 148 में है, इस वक्त कौन है, GC मुर्मू साहब हैं, ठीक है।
भारत के ये मेरे ख्याल से 14th CAG बने हैं, ठीक है। और GC मुर्मू चाहे आपके यूपीएससी चेयरमैन हो, यूपीएससी चेयरमैन अभी कौन बने हैं प्रमोद कुमार जोशी बने हैं। ये आर्टिकल 315 में ये भारत के आपके 20वें यूपीएससी चेयरमैन प्रमोद कुमार जोशी। और फिर आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या हो, आर्टिकल 324 में आपके सुनील अरोड़ा, जो भारत के क्या हैं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो एक समान, या तो ये 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष की आयु तक रहेंगे, या तो ये 6 वर्ष तक रहेंगे या 65 वर्ष की आयु तक ये रहेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को याद रखना और सेशन को शेयर और लाइक भी ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसे बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता क्या है, पहले तो ये समझिएगा। देखिएगा, जितने भी कर्मिक मामले हैं यानी सरकारी नौकरियों से या सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जितने भी आकर आपका कोई कानूनी वाद होता है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा उसे देखा जाता है। ये कोर्ट का एक विकल्प होता है, ठीक है। और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, और ये अनुच्छेद 323A में आता है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो उसके चेयरमैन होते हैं वो जज ही होते हैं एक तरीके से, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर संसद की लोकसभा की बात करूं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूं, तो दोनों में ही स्पीकर के पास पावर होती है कि वो आपके लाभ के नहीं वो दूसरा होता है रूल, एक सेकेंड तो लाभ के पद का निर्णय कौन करते हैं, आपकी संसद करती है। कौन करती है, संसद। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन जो लॉ होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर अगर किसी सांसद की या किसी जो आपका विधानसभा सदस्य की सदस्य खत्म करनी हो, तो वो अधिकार किसके पास होता है, स्पीकर के पास हो। चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, स्पीकर के पास होता है। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें को ध्यान रखेगा। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आपके राज्यसभा के होते हैं ना, राज्यसभा के, उनके पास ये एंटी डिफेक्शन वाली पावर नहीं होती है, यानी राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति के पास। राजनीतिक प्रतीकों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो भारत में जितनी भी चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। आप सभी जानते हैं भारत में जितनी भी चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा की जाती है, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। भारत का जो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में दे रखा है, 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, ठीक है, 25 जनवरी 1950। इस वजह से हर साल 25 जनवरी हम किस रूप में मनाते हैं, आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के तौर पे हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे तो हम इसे मनाते ही हैं। 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, ये हमारा एक सदस्य निकाय था। 1989 के बाद ये क्या बन गया, एक 3 मेंबर्स बॉडी बन गया था। क्या बन गया था, 3 मेंबर्स बॉडी, यानी इसमें 3 वो हो गए थे, क्या कहते हैं, 3 मेंबर्स बॉडी, 3 इसमें आपके इलेक्शन कमिश्नर हो गए थे। अभी हाल ही में अशोक लवासा जो इलेक्शन कमीशन में क्या थे, आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है एशिया डेवलपमेंट बैंक का, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब कौन बने हैं, अशोक लवासा बने हैं। कौन बने हैं, अशोक लवासा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि भाग 8 किससे संबंधित है। देखो भाग 8 जिससे संबंधित है उनकी संख्या भी भाग 8 ही है। ये आपका किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी आपका यूनियन टेरिटरीज। भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, अब 7, पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मिला के 1 कर दिया गया है। इस वजह से अभी भारत में यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है,
यूनियन टेरिटरीज की संख्या इस समय भारत में 8 है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। ध्यान रखिएगा लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करती थी, अब क्या है, लद्दाख लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। अगर सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दीव है, दमन एंड दीव में दीव सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। फिर बैटल ऑफ वंडीवाश, ये बैटल ऑफ वंडीवाश 1760 में हुई थी, और ध्यान रखिएगा इस लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो जैसे ही मैंने फ्रांसीसियों के अस्तित्व की बात की तो यहाँ आपको आंसर पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्रेंच की। दरअसल ध्यान रखिएगा इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सर आयर कूट कर रहे थे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व काउंट डी लैली कर रहे थे। कौन कर रहे थे, काउंट डी लैली। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किसका नेतृत्व कर रहा था। तो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को कब हराया था, आपका 1760। लेकिन इससे पहले भी इनके दो एंग्लो फ्रेंच वॉर हो चुके थे, एक 1746 से 48 जिसे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर बोला जाता है। दूसरा जो हुआ था इनका आपका हुआ था, कब हुआ था, 1749 से आपका 56 तक चला था, और फिर 1760 में दोबारा से ये युद्ध हुआ था जिसमें फाइनली फ्रांसीसी का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरा का सबसे पहला वॉइस रॉय कौन था। प्री इंडिपेंडेंस एरा, ध्यान रखिएगा ये तो वॉइस रॉय तो आपका पहले इंडिपेंडेंस से पहले ही बना होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद तो आपका वॉइस रॉय का पद खत्म कर दिया गया था। तो देखो वॉरेन हेस्टिंग तो क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे भाई, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, फर्स्ट वॉइस रॉय थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, आपके पहले वॉइस रॉय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वॉइस रॉय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन आपके लास्ट वॉइस रॉय थे, लास्ट वॉइस रॉय। ओके, तो ये आपका 1773 में बने थे, ये आपका 1833 में बने थे, ये आपका 1858 में बने थे, और ये 1947 में थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन यहाँ किसका पूछा है, यहाँ पूछा है आपका पूर्व स्वतंत्रता युग, यानी आपके इंडिपेंडेंस से पहले। तो इंडिपेंडेंस से पहले तो लॉर्ड कैनिंग ही इसका उत्तर होगा, इंडिपेंडेंस से पहले तो लॉर्ड कैनिंग ही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भारत में हत्या करने वाला एक, सॉरी ये थोड़ा हिंदी में गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इस वजह से इसके हिंदी वैसे हो जाती है। दरअसल ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कौन सा वॉइस रॉय था जिसकी हत्या की गई थी। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो एकमात्र वॉइस रॉय थे जिनकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो एकमात्र वॉइस रॉय थे जिनकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी। ध्यान रखिएगा इनकी हत्या जो है वो 1872 में हुई थी, लेकिन 1872 में एक काम और ये कर गए थे कि भारत की जो पहली जनगणना है, ठीक है, फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना, वैसे इस साल भी जनगणना होनी है, पता नहीं वो होएगी या नहीं होएगी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय ही हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा कि बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, ये इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा था। देखो बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है भारत के इतिहास में। ये युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। इसमें शाह आलम एक मुग़ल राजा था, ठीक है, शाह आलम मुग़ल। फिर एक मीर कासिम आपका क्या था, बंगाल का नवाब था। और आपका शुजा-उद-दौला, ओके, शुजा-उद-दौला, ये शुजा-उद-दौला जो थे ये आपका कौन थे, ये अवध के नवाब थे, यानी आज की डेट के लखनऊ रीजन। ये तीनों मिलकर लड़ाई करी थी इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और कैप्टन हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध लड़ा था।
और इस युद्ध के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र शासन हो गया था। इस युद्ध के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र शासन हो गया था। तो इस चीज़ को ज़रूर, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस युद्ध के बाद पूरे भारत पर एक छत्र अंग्रेजों का शासन हो गया था। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, उन्हें जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसका मिलने का जो रीज़न था वो क्या था। उसका मिलने का उनका रीज़न ये था कि उन्होंने 1913 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए? एक गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी नाइटहुड की उपाधि यानी सर की उपाधि को क्या कर दिया था, वापस रिटर्न कर दिया था, अवार्ड वापसी कर दी थी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे भगत सिंह हैंग्ड, चोरी चोरा की घटना, ये तो आपका भगत सिंह को जो आंदोलन था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, चोरा चोरी की घटना, ये आपका चोरी चोरा की घटना अभी जो परसों 5 फरवरी गई है, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी चोरी चोरा की घटना। भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश ऑप्शन मिक्स हो गए। अच्छा, गांधी जी को महात्मा का टाइटल कब किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह। इस चंपारण सत्याग्रह को नील सत्याग्रह भी बोलते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह को नील सत्याग्रह भी बोला जाता है और इसे तिनकटिया खेती भी कहा जाता है। ये वर्ष 1917 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1917 में, क्योंकि किसानों से, देखो ध्यान रखिएगा, किसानों को कभी दबाया नहीं जा सकता, इतिहास साक्षी है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और जो ये सत्याग्रह हुआ था इसमें गांधी जी ने नेतृत्व करा था और अंग्रेजों से मांगे मंगवाई थी अपनी। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसका टाइटल दिया था? महात्मा का। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सा टाइटल दिया था? गुरुदेव का टाइटल दिया था। कौन सा दिया था? गुरुदेव का टाइटल दिया था। और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और सुभाष चंद्र बोस का अभी हाल ही में ही जन्मदिन क्या है? 23 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जो इस साल से पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। किस तौर पे मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस के तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि गांधी जी को बापू जो बुलाया जाता था, गांधी जी को जो बापू जो बुलाते थे वो कौन बुलाते थे? बापू, वो आपके हमारे जवाहरलाल नेहरू जी इन्हें बापू बुलाते थे। ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ ध्यान पर रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी का टाइटल था, ये भाई हिटलर ने दिया था। ये किसने दिया था? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया था। और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने कायदे आज़म का टाइटल किसे दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। किसको दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का टाइटल दिया था। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सा टाइटल दिया था? कायदे आज़म का। और फटाफट सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड? तो देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। कब आया था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन प्लान कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। अब ये माउंटबेटन प्लान था क्या, इसे समझिएगा। माउंटबेटन प्लान में क्या था? भारत का बंटवारा हुआ था। माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ था? भारत का बंटवारा हुआ था। अब ये जो भारत का बंटवारा हुआ था, इसके कारण क्या हुआ कि कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट करना था। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो 1946 में, क्योंकि कांग्रेस के सत्र हमेशा
कब होता था? दिसंबर के महीने में होता था, क्योंकि दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1946 के मेरठ सेशन में आपके JB कृपलानी ये कौन बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूं, स्वतंत्रता के बाद अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का सेशन आपका जयपुर में हुआ था, ये आपका बुक में नहीं लिखा, लेकिन इसमें पटवी सीतारमैया, पटवी सीतारमैया, ओके, ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल 1931 में, सरदार पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इस 1931 का जो सत्र था ये बेटा कहाँ हुआ था आप लोगों का? कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में। ये तीन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या हुआ था इसमें 1931 में जो एक कांग्रेस का सत्र हुआ था, इसमें क्या हुआ था? एक तो आपका क्या बोलते हैं उसे, जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको सहमति मिली थी। गांधी इरविन पैक्ट को क्या मिली थी? स्वीकृति मिली थी, उसे उसको अडॉप्ट करा गया था। दूसरा, सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स की यानी मौलिक अधिकारों की मांग कराची के सत्र में की गई थी। और तीसरा पॉइंट और लिखेगा, वो क्या है कि भाई भारत की आर्थिक विकास के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इकोनॉमिक प्रोग्राम कि भाई भारत का में कुछ करना चाहिए किससे रिलेटेड? अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। फिर सरदार पटेल के बारे में, जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐतिहासिक 1929 का सत्र की मैं अध्यक्षता करी थी, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी कि भैया अब तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी पूरी ही चाहिए, नहीं तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। इनका जन्मदिन आता है 11 नवंबर को, ठीक है। और इस 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे। किस तौर पे मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। और सेशन को आप लोगों को शेयर और लाइक ज़रूर करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और सेशन को यार शेयर और लाइक ज़रूर करो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबसे पहले देखो, दिया किसी और व्यक्ति ने था और यूज इसे सबसे ज़्यादा किसने करा था? भगत सिंह ने करा था। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। के अलावा इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसका? दिल्ली चलो का नारा दिया था कि भैया दिल्ली चलो। ये नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मोहम्मद इकबाल, इन्हें अलामा इकबाल भी बुलाते हैं। इन्हें क्या बुलाते हैं? अलामा इकबाल भी बनाते हैं। इन्होंने के जो नारा दिया था अलामा इकबाल ने, इन्होंने नारा दिया था अलामा इकबाल ने क्या? नारा तो नहीं दिया था, इन्होंने गाना लिखा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। और ये जो नारा दिया था वो किसने दिया था? आपका हसरत मोहानी ने। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या कौन सा नारा था? तो ध्यान रखिएगा, उसमें जो नारा था मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, ये नारा था, ठीक है। फिरंगी को ध्यान रखिएगा, 1857 का जो नारा था वो कौन सा था? मारो फिरंगो का, ये एक नारा था। आगे बढ़ते हैं। हु सेड द कांस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक माइजरीज? ये किसने कहा था? दरअसल ये सिद्धांत है संपदा का दोहन, ठीक है। संपदा का दोहन का सिद्धांत, ये संपदा का दोहन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ किस व्यक्ति ने दिया था? जल्दी से बताइएगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ किस व्यक्ति ने दिया था? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के बारे में पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्हें बुलाया जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत पितामह बुलाया जाता है इन्हें। क्या बुलाया जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था पॉवर्टी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी इन इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी इन इंडिया, ओके, एंड अन ब्रिटिश रूल, एंड अन ब्रिटिश रूल, एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। और इसी किताब में ही इन्होंने किसका जिक्र करा था? संपदा के दोहन का जिक्र करा था। इसी किताब में इन्होंने किसका जिक्र करा था? संपदा के दोहन का जिक्र करा था। तो भाई डियर स्टूडेंट्स, भाई यार सेशन को शेयर और लाइक करते हुए ज़रूर चलेगा। और आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। फटाफट अगला बताते हैं क्वेश्चन।
कि केसरी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो देखो, महात्मा गांधी जी तो जो अखबार निकालते थे उनका नाम क्या था, एक का नाम था, मैं अपने आप को हटा देता हूँ, ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ठीक है, और आपका एक हरिजन अखबार निकालते थे, हरिजन। फिर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में भी एक अखबार निकालते थे, साउथ अफ्रीका में एक अखबार निकालते थे, उसका नाम क्या था साउथ अफ्रीका में जो अखबार निकालते थे, जल्दी बताओ फटाफट। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सा अखबार निकालते थे, जल्दी से बताइएगा। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सा अखबार निकालते थे, फटाफट माय डियर दोस्तों जल्दी से बताओ। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी कौन सा अखबार निकालते थे। इस क्वेश्चन का आंसर तो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक जो है आपका केसरी अखबार निकालते थे, आपका मराठी भाषा में होता था। किस में होता था, आपका मराठी भाषा में होता था। और एक और अखबार निकालते थे दी मराठा, ठीक है, एक और अखबार निकालते थे दी मराठा। ये मराठा जो होता था ये भाई आपका अंग्रेजी भाषा में होता था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला जाता है महात्मा उसने बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून सॉरी बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो बिल्कुल गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में जो अखबार निकालते थे या मैगजीन निकालते थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन नाम था उसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, इंडियन ओपिनियन नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अब ये थोड़ा ज्योग्राफी आ गया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश की सीमा कौन से राज्य से नहीं टच होती है, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो भूटान के साथ तो होती है, नागालैंड के साथ भी होती है, असम के साथ, लेकिन मणिपुर के साथ नहीं होती क्योंकि बीच में नागालैंड आ जाता है, ठीक है, मणिपुर के साथ नहीं होती। ध्यान रखिएगा, मणिपुर इस क्वेश्चन का आंसर है। और मणिपुर में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील है जिसमें केबू लमझाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिला हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिला हुआ नहीं है। खामसिन, चिनूक, सिरको, गिलबिली, ये आपकी स्थानीय पवन है। देखो खामसिन आपकी इजिप्ट में चलती है बिल्कुल, और इससे ना ध्यान रखिएगा इससे ब्लड रेन भी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड रेन किससे होती है तो खामसिन से होती है, ठीक है, ब्लड रेन खामसिन हवा से होती है। चिनूक जो है ना वो आपका रॉकीज पर्वतमाला में है, और रॉकीज पर्वतमाला तो नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। बाकी ये आपकी दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिन के समय जो है विंड की डायरेक्शन कैसे होती है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा। ये देखो पृथ्वी पे जो भी आपकी चलती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होता है, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है, ये आपका वाटर हो गया। पानी में जो सन रेज हैं वो 200 मीटर तक जाती हैं और भूमि में आपका 300 मीटर 2 मीटर तक जाती है, ठीक है। तो भूमि जल्दी गर्म हो जाती है। तो दिन के समय में यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर। तो दिन के समय क्या चलती हैं आपकी सी वेव्स चलती हैं। क्या चलती हैं, सी वेव्स चलती हैं, ठीक है। तो भाई ये C2 लैंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रात के समय में क्या होता है, नाइट में क्या होता है, नाइट में जो पानी है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। पानी जो देर से गर्म होता है और देर से ही क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये आपका वाटर है ये, ठीक है, ये आपका वाटर है, लैंड है, ये उधर वाटर हो गया, ठीक है। तो अब दिन के समय यहाँ पे लो प्रेशर हो, रात के समय यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो इस तरीके से पवनों की मूवमेंट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है। तो माउंट एटना तो सबसे ऊंचा वॉल्केनिक माउंटेन है, फ्यूजियामा और किलिमंजारो ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन माउंट ब्लैक आपका वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है। माउंट ब्लैक आपका वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रीजन इन विच रिवर डिवाइड्स गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम, वो रीजन बताइए जिसके जहाँ से आपका गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम अलग होता है। तो हरियाणा का अम्बाला ज़िला, हरियाणा का अम्बाला ज़िला, इसमें आपकी हरियाणा की एक मौसमी नदी है जिसे घग्गर नदी बोला जाता है, वो इसको अलग करती है।
जिसमें इंडस रिवर सिस्टम अलग हो जाता है और गंगा रिवर सिस्टम अलग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेगा और ध्यान रखेगा अड्डा 24/7 पर 77% डिस्काउंट चल रहा है। इसको यूज़ करने के लिए कैपिटल यू 191 डिस्काउंट कोड को यूज़ करिएगा। हमारे लाइव बैचेस अभी जो हैं 1 मार्च से, ये मैं स्पेशल बैच मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं केवल MCQs कराऊंगा इम्पॉर्टेंट जो RRB ग्रुप डी में आपसे पूछे जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो अभी RRB NTPC CHS CHSL CPO दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए ना, क्योंकि TCSE एग्ज़ाम ले रहा है, तो उसके बेसिस पे मैं एक पूरा करंट अफेयर समेत स्टैटिक जीके समेत हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी बेस एक क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहा हूँ। तो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ज़्यादा कॉस्टली बैच नहीं होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम बैच होगा। और ध्यान रखिएगा आज ही इसे परचेज़ करिएगा, 72% डिस्काउंट मिलेगा। IB का बैच हमारा 4 तारीख से शुरू हो चुका है, अभी इसमें केवल 2 ही क्लासेस हुई हैं, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप IB का फॉर्म अपने भरा है। तो मेरा नाम जीवेश कुमार है, ध्यान रखिएगा। मेरा कोड है कैपिटल यू 191। आपको कुछ भी अड्डा 24/7 से एनरोल करना हो तो इस कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को सुबह 7 बजे फिर स्टैटिक जीके के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से बढ़कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। बिना लक्ष्य के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के नाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे ठिकाना रख, बस उसी पे ठिकाना रख। अपने कर्मों से प्यार कर, अपनी सोच को साकार कर, अपनी सोच को साकार कर।